इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है चुनाव के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो चुनावी खबर विस्तार से जिसका सीधा असर होगा आने वाले विधानसभा चुनावों पर। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की 3 बड़ी सुर्खियां कौन सी हैं। 3 बड़ी हेडलाइंस पर आज नजर डालिए। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद अब चचा जान की एंट्री हो गई है। किसानों की राजनीति करने वाले राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है। इस पर बीजेपी ने कैसे किया है पलटवार, डिटेल में पूरी खबर बस सबसे थोड़ी देर में। आज की दूसरी बड़ी खबर आ रही है जहां किसान आंदोलन पर सीएम अमरिंदर सिंह ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने सफाई में बयान को सियासी रंग देने का आरोप भी लगाया। कैप्टन ने सफाई में क्या कहा यह खबर भी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। कांग्रेस में टिकट से पहले भरो फीस। जी हां, टिकट की अर्जी के साथ फीस का फॉर्मूला भी पेश किया गया है। अगर किसी नेता को कांग्रेस का टिकट चाहिए तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 11,000 फीस देनी होगी। इस पर डिटेल भी आपको देंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की हम बात करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में अब्बा जान तो आपने सुना था, लेकिन अब चचा जान की एंट्री कैसे हो गई है ये आपको बताते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। टिकैत का ओवैसी पर आरोप यह है कि वो बीजेपी से साठगांठ करते हैं। बीजेपी का चचा जान बताया है राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को। दरअसल बागपत में एक रैली की उन्होंने, जिसमें उन्होंने ओवैसी और बीजेपी में साठगांठ का आरोप लगाया। ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा, दोनों को ए और बी टीम बताया। क्या कहा राकेश टिकैत ने, आपको सुनाते हैं। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए। बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। राकेश टिकैत ने इसे लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप तो किसानों के राजा थे, उन्हें बीजेपी ने जाट राजा बना दिया। टिकैत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ये सब चुनाव जीतने के लिए कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वो। जाट का शब्द तो इन्होंने निकाल लिया अभी ये। और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को। तो अब तो इनका जो ओवैसी है, इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर लेके जाएगा वो। आ गया तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। तो यूपी की पॉलिटिक्स में चचा जान की एंट्री कैसे हुई, अब ये भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर राकेश टिकैत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी पर राकेश टिकैत ने क्या आरोप लगाया है वो आपने सुन तो लिया, लेकिन ओवैसी और बीजेपी में साठगांठ की बात राकेश टिकैत ने कही। ओवैसी बीजेपी के चचा जान है। जी हां, ये उन्होंने कहा ओवैसी बीजेपी के चचा जान है और यूपी में अब चचा जान आ गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी, मामला सेट है। चचा जान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। टिकैत ने यह भी कहा कि ओवैसी कभी तिरछी कभी सीधी टोपी पहनेंगे, उन्हें बीजेपी का पूरा आशीर्वाद हासिल है। ओवैसी गाली देंगे लेकिन फिर भी उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। देखिए, बीजेपी का पूरा आशीर्वाद है ओवैसी को, वो गाली भी देंगे तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इतना ही नहीं, टिकैत ने बीजेपी और ओवैसी को ए और बी टीम करार दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी और ओवैसी चुनाव से पहले बड़ी साजिश रचने वाले हैं।
तो आरोप कई सारे लगा दिए। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब्बा जान के बाद चचा जान की एंट्री हुई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले कुशीनगर की रैली में पिछली सरकार पर करप्शन पर तंज कसते हुए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था और अब्बा जान के चेलों का ये जो तंज उन्होंने किया था ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए माना जा सकता है, लेकिन माना गया ये कि योगी ने अखिलेश यादव को टारगेट किया और अब अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने इसे हार की भाषा बताया। मामला अब्बा जान का था तो ओवैसी फिर कैसे चुप रहते। ओवैसी ने भी कमेंट किया। उन्होंने योगी की गिरती साख का नतीजा बताया और इससे पहले कांग्रेस और बीएसपी ने भी इसे ध्रुवीकरण और बांटने वाली जो भाषा है वो करार दिया। तो सुधींद्र भदौरिया का बयान, अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि ये ध्रुवीकरण पर लौट रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने 4 साल तो कुछ काम किया नहीं, अब ध्रुवीकरण ही एकमात्र रास्ता है बचने का। आने वाले समय में ये निश्चित है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, उसकी तैयारी आज हो रही है। इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। लफ्ज़ इस्तेमाल किए अब्बा जान, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आप 2017-18 का फिगर दे रहा हूं, कितने घर दिए मुसलमानों को आपने? 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुना देते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी लाइव जुड़े हुए हैं। मोहसिन जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि चचा जान आ गए हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये अब्बा जान, चचा जान, चची जान, अम्मी जान, भाई जान, ये सब किसने किया है प्रदेश में और देश में? हमने तो नहीं किया है। ये यहां तक कि विपक्ष ने तो आतंकवादियों को भी भाईजान कहने का काम किया था। लेकिन अब हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। आज सबको इस तरह की बातें हैं, कोई किसी की लैला, कोई किसी का मजनू बन रहा है, ये जाने। हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना काल में हो, जहां पूरे विश्व में तारीफ हुई है उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की। आपके सर्वोच्च न्यायालय ने किया, देश के एक एक व्यक्ति ने तारीफ किया उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को, जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने संभाला कोरोना में, और जीवन और जीविका कैसे चलाई जाए, विकास कार्य कैसे उनको गति दी जाए। कोरोना में रहते हुए कोई विकास कार्य नहीं रुके। किसानों के मुद्दे पर आप देखें, हमारी चीनी मिलें एक नहीं बंद हुई, सारी चीनी मिलें चलती रही। मोहसिन जी, आप तमाम काम गिना दें, लेकिन जैसे आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि एक समुदाय को छोड़कर आप एक समुदाय की बात करके राजनीति करते चले आ रहे हैं। आप अपना इतिहास उठाकर देखिए। आज प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। 14 से पहले ये क्यों नहीं जाते थे सब? 14 से पहले तो ये नाम नहीं लेना पसंद करते थे। बहुत से तो राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे दल जो है, ये न्यायालय में जाकर हलफनामा देते थे, अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। ये तुष्टीकरण, हमारी आस्था की बात अलग है, लेकिन जब हम सरकार में हैं तो हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरी योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू की है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। मोहसिन जी, आप तमाम दावे करते रहे, लेकिन राकेश टिकैत का इशारा ही इस तरफ है। असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मुनाफा करा देते हैं।
अब ये लोग घाटा और मुनाफा ये देखें, क्योंकि दुकानें इनकी बंद हो चुकी हैं। प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने इन सब की दुकानें बंद कर दी हैं। आज विकासशील सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। न्याय मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं, सुरक्षा मिल रही है। और क्या चाहिए होता है प्रदेश की जनता को? यही संकल्प लेकर हम आए थे। लेकिन आज भी ये उसी एजेंडे पर हैं जिस एजेंडे के लिए ये लोग जाने जाते हैं। नहीं, लेकिन ये तो राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं ना। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी ए और बी टीम है। ओवैसी जो बोलेंगे उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो जो करना चाहेंगे उससे फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि ये बात तो तय है ना, आपके सरकार के आला नेता भी आज तक ये कहते आए हैं, आप हमें वोट दें या ना दें, मतलब मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट दे या ना दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और असदुद्दीन उसी वोट को अपने पाले में अगर खींच लेते हैं तो फायदा तो बीजेपी का ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा था कि वहां पर वेस्टर्न यूपी में एक किसान नेता जो बनते हैं अपने आप को, और वो किसानों की जो ठेकेदारी कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार ने लगातार काम किए हैं और किसानों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसान भाई हमारे साथ और हम उनके साथ लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं प्रदेश में। लेकिन वहां उनके मंच पर किस तरह के नारे माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि गुजरात से एक बड़ी खबर आ गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में सभी मंत्री नए होंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पिछली रूपाणी सरकार के सभी मंत्री हटा दिए जाएंगे। 22 मंत्री नए होंगे। डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हटाए जाएंगे। आरसी फल्गू, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, इन सभी लोगों को हटाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुजरात से निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, आपने तो 10 नेताओं के बदले जाने की बात कही थी, ये तो पूरा कैबिनेट का चेहरा बदल जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जब से मुख्यमंत्री रूपाणी को बदला गया है तब से ये अनुमान लगाए जा रहे थे, जो कि काफ़ी लॉजिकल भी थे, कि अब नया मंत्रिमंडल जो होगा उसमें काफ़ी हद तक नए चेहरे होंगे, क्योंकि सरकार पूरा का पूरा फेस बदलने की बात कर रही थी। लेकिन ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि पूरा सबका पूरा फेस बदलने का मतलब ये होगा कि सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व सरकार में जो मंत्री थे, वो सभी के सभी ड्रॉप कर दिए जाएंगे। जो सूचना हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं, अब तक ऐसी बातें आ रही थी कि करीब 80% जो मंत्री हैं, यानी पिछली सरकार में 22 मंत्री थे, जिनमें से 17-18 मंत्री ड्रॉप किए जा सकते थे, ऐसी बात आ रही थी। फिर बाद में एक लॉजिक ये आया कि जब 18 ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर 4 भी रिपीट क्यों किए जाएं। जब जाना ही है तो पूरे के पूरे एक नए फेस के साथ जाया जाए, और शायद इसी लॉजिक के चलते तमाम जो मंत्री हैं सरकार में, कैबिनेट या राज्य स्तर के, लेकिन निर्णय बीजेपी से जस्टिफाई कैसे करेगी कि आपने मुख्यमंत्री बदला तो बदला, आपने पूरी कैबिनेट का चेहरा बदल दिया। क्या आरोप तो ऑपोजिशन लगाएगा ना कि क्या इस सरकार ने काम ठीक से नहीं किया था, एक भी मंत्री को रिपीट नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और मुझे ये लग रहा है मीनाक्षी कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में इतना बड़ा रिस्क लेने की जो बात सामने आ रही है, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2005 से, यानी आज से करीब 15-16 साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब कॉरपोरेशन चुनाव के समय में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ था 2005 में, तब पहली बार नो रिपीट थ्योरी जो है उसको इसी तरह से बड़े पैमाने पर अप्लाई किया था, और उसका एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिला था। 142 सीटों में से बीजेपी को करीब 100 सीटें मिली थी उन चुनावों में। और उसके बाद हमने देखा कि जब भी नो रिपीट थ्योरी अलग अलग चुनाव में अलग अलग स्टेजेस पे अडॉप्ट किया गया, ये फॉर्मूला, बीजेपी को इसका फ़ायदा हुआ है। और इस बार जब पार्टी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है जो कि खुद अपने आप में एक नया है, हो सकता है, ऐसा कुछ जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है पार्टी पूरे के पूरे एक क्लीन स्लेट के साथ जाए जनता के सामने। और जब अगर इतना अनऑर्थोडॉक्स और इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, इतना डेयरिंग वाला डिसीजन लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिल रहे हैं
कि आने वाले समय में जो गुजरात के चुनाव हैं उनको प्रीपोन भी किया जा सकता है। हालांकि इसकी बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं और बहुत बड़ी संभावना आप जता रहे हैं कि पहले तो ये कि जो सरकार है सभी 22 मंत्रियों को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह 22 नए चेहरे चुने जाएंगे और संभावना इस बात की भी निर्णय कपूर जता रहे हैं। हम इस पर ये आप ऐसा निर्णय क्यों कह रहे हैं हम ये भी आपसे समझेंगे, लेकिन बहुत बड़ी संभावना आप ये जता रहे हैं कि चुनावों को प्रीपोन करा लिया जाएगा। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? आपके इंटरनल सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्या वजह है कि सारे पर्दे बदल डालेंगे घर के? ऐसा ही महसूस होता है। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं इसके पीछे इस संभावना के पीछे एक लॉजिक ये है कि जब आप एक बिल्कुल नए चेहरे के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदलने की जब कवायद चल रही है, जाहिर सी बात है मीनाक्षी, इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो सरकार शायद इस नए मंत्रिमंडल को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने देगी जनता के साथ। यदि बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने दिया गया तो हो सकता है इनके पिटफॉल्स जो हैं वो सामने निकल करके आएँ। हो सकता है कि अगर आप कम एक्सपोजर दें, एक हनीमून पीरियड के दौरान जब एक जिसे कहते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए आप अगर चुनाव में सीधा उतरते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एक बात आप समझ लीजिए, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है पार्टी। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती हैं। और अभी आपने देखा कुछ समय पहले ही जनवरी फरवरी में जब चुनाव हुए स्थानीय निकायों के, तो पार्टी ने 80% सीटों पर कब्जा किया है। यानी अभी मोमेंटम बना हुआ है, टेम्पो पार्टी के फेवर में है। लेकिन क्योंकि ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि जातीय समीकरणों में कहीं ना कहीं कुछ इक्वेशन बिगड़ रहे हैं, तो उसको एक तरह से देखा ये जा रहा है कि रीऑर्गेनाइज करके उसे एक तरह से सेटल करके तुरंत फिर तो एक संभावना फिर तो निर्णय ये भी बन जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री नया, कैबिनेट नहीं, तो फिर तो जिनकी जो परंपरागत सीटें हैं हो सकता है वहां पर भी आने वाले दिनों में हम ये देखें कि चेहरे वहां भी बदल दिए जाएं। और जैसा कि हमने जो लोकसभा चुनाव है उस दौरान देखा था कि कई बड़े नेताओं के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बदली गई थी, तो ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बदल दी जाएंगी। लेकिन निर्णय, बहुत बड़ी खबर ये आप दे रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में सभी नए चेहरे चुने जाएंगे। और अभी फिलहाल जितने विधायक हैं उन्हें कहां पर बुलाया गया है, क्या घटनाक्रम इस वक्त गांधीनगर में चल रहा है, इस पर अपडेट दीजिए। जी, मैं ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि किस ये शंकाएं, ये जो आशंकाएं हैं और ये जो संभावना है मीनाक्षी, इस बात से भी प्रबल हो जाती हैं कि पार्टी बहुत सीक्रेट रख रही है इस पूरे अफेयर को। आप देखिए कि एमएलए जो हैं उन्हें अभी तक नहीं पता है कि मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो आज होगा, कितने बजे होगा, क्योंकि एमएलए को सिर्फ ये सूचना दी गई है एक लाइन की कि उन्हें आज बुधवार को 10 बजे तक गांधीनगर पहुंचना है और अगली सूचना तक गांधीनगर में ही रहना है। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर के कोई मान लीजिए बैकलैश हो या कोई अपना विरोध जताने की कोशिश करे या फिर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हों, उससे अवॉइड करने के लिए ये जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण की जानकारी भी एमएलए को लास्ट मोमेंट पे दी जाएगी और जो लोग शपथ लेने वाले हैं उन्हें बिल्कुल जिसे कहते हैं 11th आवर पे बताया जाएगा और आकर के वो शपथ ले लेंगे। यही बात है निर्णय कि ये बात तो एक कॉमनर भी समझेगा कि अगर आप 11th आवर पे आप जानकारी देंगे तो आप चर्चा किससे करेंगे और कैसे करेंगे। अगर जैसे हमने देखा कि सीएम बनाए गए जब भूपेंद्र पटेल, तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था, उनके परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो सीएम बनाए जाएंगे। एंड टाइम पे आप अगर पर्ची पकड़ा देंगे कि आप वित्त मंत्री बना दिए जाते हैं या आप गृह मंत्री बना दिए जाते हैं, तो कोई क्या नाराजगी जाहिर करेगा और किससे चर्चा करेगा? जी, क्योंकि नाराजगी जाहिर करने की आशंकाएं और पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बनी हुई हैं, इसीलिए उसे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, एक बात जो साफ तौर पर सामने उभर करके आ रही है, जिन लोगों को ड्रॉप किया जाना है उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है। कई मंत्रियों ने अपने ऑफिसेज भी खाली कर दिए हैं। देखिए, ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि जिन्हें ड्रॉप किया जाना है उन्हें पता है कि वो ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जिन्हें लिया जाएगा उन्हें नहीं पता है, किसे लिया जाएगा ये उसे नहीं पता है। कुछ लोगों से जरूर कुछ अभिप्राय मांगे गए हैं, लेकिन
उन अभिप्रायों का अर्थ ये नहीं है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि अब जो अगला मंत्रिमंडल होगा उसमें बहुत ज़्यादा युवा चेहरे होंगे। ये जो एक बात अभी तक छन करके सामने आ रही है उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। दूसरा, रीजनल बैलेंसेस जो हैं उसको मेंटेन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब जब आप एक पाटीदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कास्ट इक्वेशंस जो हैं उनको भी, उन तमाम समीकरणों को भी साधने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी और उसी के आधार पर ये पूरा जो नया मंत्रिमंडल है ये इसका गठन होगा। और आप देखेंगे कि पार्टी जो है उसको बाद में ये जो दूसरे नेता हैं जिनको ड्रॉप किया जा रहा है, कुछ नेताओं को जरूर संगठन में लिया जाएगा। इनमें से एक सूचना ये भी आ रही है कि एक जो सीनियर नेता हैं उन्हें हो सकता है विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये अभी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिनको आगे, जिन पर भी ऑलरेडी विचार किया जा रहा होगा इस वक्त। इसीलिए बिल्कुल निर्णय लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि गुजरात में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम लगातार आपके पास अपडेट्स के लिए आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।